everyone, I am Shivani Solanki. I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel, जहाँ पे आज के सेगमेंट में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे पैसेजेस जो कि बेस्ड हैं जनवरी 2023 के लीगल न्यूज के ऊपर। स्टूडेंट्स, क्लैट का पैटर्न आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जहां पर कि आपको एक पैसेज मिलता है फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस ईच। तो इस सेगमेंट में हम ये देखने वाले कि जनवरी मंथ में वो कौन सी एकदम टॉप या मैं कहूं चर्चित न्यूज थी जिसके ऊपर से हमें एक पैसेज देखने को मिल सकता है विद योर लॉ इन दैट एंड यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व द पैसेजेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी कि फर्स्ट पैसेज हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम 5 पैसेज करने वाले हैं एंड 5 पैसेज मींस 25 क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट पैसेज स्टूडेंट्स हमारे पास आया है डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। बेसिकली इस डीमोनेटाइजेशन को चैलेंज किया गया था और इस डीमोनेटाइजेशन के पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये पूरा पैसेज आपको अच्छे से बता देगा। व्हाइल रीडिंग आउट द पैसेज यू नीड टू मेक श्योर दैट हमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑलरेडी उस पैसेज में मार्क करते हुए चलना है, हाईलाइट करते हुए चलना है, सो दैट व्हाइल फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर यू डोंट हैव टू रीड और गो थ्रू द पैसेज कंप्लीटली। सो इट सेज Supreme Court Constitution Bench has upheld by 4:1 majority. That means 4 were assenting judges and 1 was dissenting judge. 4:1 majority, the decision taken by the Union government 6 years ago to demonetize the currency notes of rupees 500 and rupees 1000 denominations. तो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट ने 6 साल पहले स्टूडेंट्स से डिमोनेटाइजेशन किया था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ओके, लेट्स रीड आउट फर्दर। इट सेज द मेजॉरिटी हेल्ड that the center's notification dated November 8, 2016, ये वो डेट थी स्टूडेंट्स जब नोटबंदी कर दी गई थी, is valid। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है दिस इज वैलिड। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जजमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट व्हाट इज द रेशियो डिसेंडा दैट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट बिकम्स आल्सो इंपॉर्टेंट एंड सैटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये किसके ऊपर बेस्ड था? टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे। जस्टिस बीवी नागरंधन in her dissenting view held that though demonetization was well intentioned and well thought of, it has to be declared unlawful on the legal grounds. So we know there was one judge who was dissenting judge 4:1. They said कि although आपका वेल इंटेंशन अच्छा इंटेंशन था वो डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे, बट इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल ऑन लीगल ग्राउंड्स एंड नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। The 5 judges comprising Justice S. Abdul Nazir, B.R. Gavai, A.S. Bopanna, V. Ramasubramaniam and B.V. Nagaranthan were answering a division bench reference. It had served the judgment on December 7, 2022. The matter is now sent back to the division bench. Reading out the majority judgment, that is, अब देखना students majority judges ने क्या बोला है। Said demonetization had a reasonable nexus with the objective. Reasonable nexus constitution में आपने कई बार students ये topic पढ़ा होगा, that is territorial nexus. That means if state is making any such law with respect to any subject which is not within its ambit or is making the law with respect to the other state, देन जब भी आप ऐसा लॉ बना रहे हो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन, देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप, एक टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए बिटवीन व्हाट लॉ यू हैव मेड एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव यू वांट टू अचीव। तो यहाँ पे भी बोला एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव्स इरेडिकेटिंग ब्लैक मार्केटिंग, टेरर फंडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इनका ऑब्जेक्टिव था, काला धन जो छुपा हुआ है कहीं पर भी उसको निकालना वाज द ऑब्जेक्टिव, टेरर फंडिंग sought to be achieved, so this was their objective. Remember the objective. It is not relevant whether the objective was achieved or not. कोई फर्क नहीं पड़ता whether वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रयास किया, कोशिश किया, that has to be the major thing behind deciding the validity of demonetization. The Supreme Court has ruled that the prescribed 52-day period for currency exchange, 52 days का पीरियड दिया गया था स्टूडेंट्स हम लोगों को कि आप करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए। Currency exchange is not unreasonable and that the central government's proposal should not be faulted. Central government ने जो proposal दिया है आप उसको reject नहीं कर सकते हैं and 52 days में अगर currency exchange का बोला तो that is a valid and a sufficient period. The court emphasized the need for restraint in economic policy. कोर्ट ने क्या emphasize किया? That there is a need for restraint in economic policy and court cannot replace the executive's wisdom. That means I must connect Article 51 जो खुद बोलता है
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए और इसमें जज ने खुद बोला है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो डीमोनेटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जब सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी मच क्लियर विद देयर ऑब्जेक्टिव तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट दैट इज टू से जुडिशरी क्या नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकते उनके फंक्शंस। द कोर्ट आल्सो रूल दैट द सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, which allows the center to be demonetize any series of banknotes can be used to demonetize the entire series of currency। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है that RBI एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट does have a power to demonetize the any series of currencies। The court emphasized the need for pragmatic interpretation and avoided absurd interpretation। जब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पे आपको बहुत तरीके के इंटरप्रिटेशन देखने को मिलते हैं, लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल। तो उसी में से एक रूल ये कहता है कि जो लिटरल मीनिंग दे रखा है आप वो लिटरल मीनिंग निकालो, अंटिल एंड अनलेस देयर इज एब्सर्डिटी, तो फिर आप क्या करेंगे, गोल्डन रूल और मिस्चीफ रूल निकालेंगे। अदरवाइज लिटरल रूल, लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है कि 26 सेक्शन नंबर 26 ऑफ RBI gives the power to the central government। The court also noted that section 26 cannot be unconstitutional due to the excessive delegation। बहुत ज्यादा डेलीगेशन होने की वजह से उसको हम असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, as it is made to the central government which is accountable to the parliament and citizen। So ये central government ने बनाया, central government is accountable to the people and citizen। Justice B.V. Nagaranthan dissentingly ruled that the demonetization of rupees 500 and 1000 currency note is a serious issue that cannot be done by the center by issuing a gazette notification। तो ये एक डिसेंटिंग जज थे जिन्होंने बोला कि बिना गैजेट नोटिफिकेशन के आप ऐसा डीमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 2016 में। She argued that the measure was well intentioned। इंटेंशन अच्छा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मस्ट बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल ऑन लीगल ग्राउंड्स। वो क्या लीगल ग्राउंड्स थे? शी आल्सो आर्ग्यूड दैट द RBI डिड नॉट शो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड अप्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिजायर फॉर डीमोनेटाइजेशन। अब इनका ये कहना है कि RBI ने अपना इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगाया, दैट इज टू से जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला वैसा RBI ने कर दिया। RBI ने खुद ना अपना दिमाग लगाना चाहिए था, दैट वाज द कंटेंशन दैट शी मेड एंड अप्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन फॉर डीमोनेटाइजेशन। बिना सोचे समझे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला वो RBI ने कर दिया। Nagaranthan disagreed with the majority judgment on the point of the powers of the central government under section 26 RBI Act। उन्होंने बोला कि सेक्शन 26 ऑफ RBI एक्ट में जो पावर्स दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे हम एग्री नहीं करते। लेट्स रीड कि उनके अकॉर्डिंग ये पावर्स का जो कॉन्फर्मेंट किया गया है, कॉन्फर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इज दैट आर्बिट्ररी वर्ड। द जज रूल दैट सेक्शन 26 ऑफ RBI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ऑल सीरीज ऑफ करेंसी नोट। अब इनका क्या कहना है स्टूडेंट्स? इनका ये कहना है दैट द पावर दैट इज गिवन अंडर 26 वो क्या है, वो अनलिमिटेड पावर्स नहीं है कि आप नोट्स का कोई भी सीरीज उठा के, कोई भी डिनोमिनेशन उठा के क्या कर दोगे, डिमोनेटाइज कर दोगे। द जज एक्सप्लेन्ड that the central government's proposal for demonetization is not under 26। उनका क्या कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रपोजल उन्होंने रखा है डिमोनेटाइजेशन का वो तो 26 के एम्बिट में आता ही नहीं है, as it is a legislation and if secrecy is needed an ordinance। उन्होंने बोला है अगर ऐसी जरूरत है तो आप ऑर्डिनेंस बनाओ। ऑर्डिनेंस मींस प्रेसिडेंट का पावर, आर्टिकल 123। However, the judge stated that the declaration of the law would only act prospectively and would not affect actions already taken। जो actions already ले लिए गए हैं उनको हम effect नहीं कर सकते, as the notification has already been acted upon and 6 years has elapsed। 6 साल निकल चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटबंदी हो चुकी है, तो अब इसका इफेक्ट तो prospectively हो चुका है। Okay, no relief can be granted in this matter when things have already changed। तो can we undo this? क्या हम वापस से बोल सकते कि नहीं नोटबंदी गलत थी और अब आप वापस से जो पुराने नोट्स हैं उनको चलाओ? That is next to impossible according to the decision। Okay, so the first question it says, if a new government were to consider demonetization of a different series of currency note under section 26 of RBI Act, what legal consideration should be taken into account based on Supreme Court's ruling? दोनों रूलिंग देखना है स्टूडेंट्स, असेंटिंग एंड डिसेंटिंग। कुछ जजेस ने हाँ किया, कुछ जजेस ने ना किया, तो दोनों ही हमें चीज देखनी है। इट सेज व्हाट लीगल कंसिडरेशन शुड बी टेकन। क्या लीगल पॉइंट आपको दिमाग में रखना है व्हेन इट कम्स टू कंसीडरिंग द डीमोनेटाइजेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ नोट। जब डिफरेंट सीरीज ऑफ नोट्स का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू कंसीडर? It says the government must ensure a reasonable nexus। So before solving this question, you need to understand कि assenting judges ने क्या बोला and dissenting judges ने क्या बोला, और दोनों के बीच
which was held to be more valid and justified. तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड द सीरीज ऑफ करेंसी नोट चोजन, एंड दिस वाज द मेजर रीजन जिसके ऊपर असेंटिंग जजेस ने ये बोला कि डीमोनेटाइजेशन ठीक था, बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव के बीच में और जो लॉ उन्होंने बनाया उसके बीच में एक नेक्सस था. इवन दो द ऑब्जेक्टिव वाजंट अचीव्ड बट इट वाज वैलिड. The 52 days for currency exchange should be deemed reasonable and the government's proposal should align with the principle of economic policy restraint. ये point आपके passage में बोल रहा था क्या कि economic policy restraint के साथ align करना चाहिए. The government's decision to demonetize the entire series should be subject to pragmatic interpretation, avoiding absurd interpretation of the RBI Act. देखो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है to demonetize the entire series, क्या बोल रहे हैं, should be subjected to pragmatic interpretation. It should be subjected to, but what was the point that was given more emphasis on while the judgment was given? उन्होंने ये बोला कि अगर territorial nexus है, not territorial but there is a objective nexus, reasonable nexus, तो बना सकते हैं. These are the things that has to be considered, but what is the priority that is to be given? अगर ये सारी चीजें हो गई but there is no reasonable nexus, then how can you demonetize? Legality of the demonetization measure must be assessed based on its conformity with the legal grounds, irrespective of its well-intentioned objective. बोल रहे हैं कि लीगल ग्राउंड्स के कंफर्मिटी में होना चाहिए. ये स्टूडेंट्स डिसेंटिंग जजेस का पॉइंट था. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ए वुड बी द राइट आंसर बिकॉज असेंटिंग जजेस के ऑब्जेक्टिव का यही रीजन था, बेस ही यही था. Next question. Considering the dissenting opinion of Justice B.V. Nagaranthan, if future government were to propose demonetization through a gazette notification, अब हमें किसके लाइट में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? B.V. नागरंथन के ऑब्जेक्टिव में या मैं कहूं के लाइट में हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. If a future government were to propose demonetization through a gazette notification, what legal challenge might arise in the light of her argument? ये देखो इन्होंने जहां गैजेट नोटिफिकेशन के लिए बोला है, नोट इज अ सीरीज इशू दैट कैन नॉट बी डन बाय इशूइंग अ गैजेट नोटिफिकेशन. उन्होंने बोला वेल इंटेंशन होना चाहिए बट मस्ट बी डिक्लेयर्ड ऑन लीगल ग्राउंड. उन्होंने ये बोला आरबीआई डिड नॉट शो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड. चलो तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. द मेजर्स कुड बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल ऑन लीगल ग्राउंड्स as demonetization process cannot be solely initiated through the gazette notification. क्या कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, दैट इज द डिसेंटिंग जज के अकॉर्डिंग हम लीगल गैजेट निकाल के क्या कोई भी डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया है ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दो डिमोनेटाइजेशन कर लो. ठीक है, दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड. लेट्स रीड आउट द अदर पॉइंट्स. बी पॉइंट कहता है द आरबीआई's इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ द माइंड शुड बी प्री रिक्विजिट. It is required, but what about the gazette notification? Gazette notification निकाले बिना भी अगर आरबीआई ने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा दिया तो भी इनके अकॉर्डिंग तो बिना गैजेट नोटिफिकेशन डिमोनेटाइजेशन हो नहीं सकता. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिजायर फॉर द डिमोनेटाइजेशन विदाउट सच कंसिडरेशन मे रेंडर द मेजर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, दिस इज आल्सो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. सी बोलता है द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 26B ऑफ आरबीआई शुड बी carefully scrutinized and a legislative process possibly through an ordinance should be followed. Yes, this is also the process to be done. The retrospective effect of the declaration of the law may impact the action already taken. उन्होंने retrospective effect की बात ही नहीं की, उन्होंने बोला prospective, जो प्रोस्पेक्टिव के बारे में बोला है. ओके, रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से होता है. एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल स्क्रूटिनी इन द प्रपोज्ड डिमोनेटाइजेशन. तो जब भी ऐसा गेजेट नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग तो आप गेजेट नोटिफिकेशन से डिमोनेटाइजेशन कर ही नहीं सकते हो. तो गेजेट एंड नोटिफिकेशन के बारे में हमें इसके ऊपर एम्फसाइज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ गवर्नमेंट एम्स टू डिमोनेटाइज करेंसी नोट्स टू इरेडिकेट ब्लैक मार्केटिंग एंड terror funding, what factors should be considered to ensure the measure aligns with the Supreme Court's majority judgment? देखो जब हमने ब्लैक मार्केटिंग को इरेडिकेट करने की बात की थी, इन्होंने बोला कि ये चीज तो बिल्कुल सही है, रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव sought to be achieved. It is not relevant whether the objective was achieved or not. ये पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का क्या डिसीजन था इसमें. ओके, The government must demonstrate a reasonable nexus between the demonetization objective and the series of currency notes selected for the measure. जब हम demonetization कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इरेडिकेट ब्लैक मार्केटिंग एंड टेरर फंडिंग. क्या फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे? बिल्कुल ये रखना पड़ेगा. एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. 52 days फॉर करेंसी एक्सचेंज शुड बी डीम्ड रीजनेबल. क्या हर बार आपको 52 days देना पड़ेगा? इज इट नेसेसरी?
कोई जरूरी नहीं है, कितना भी दिन दे सकते हो, which seems reasonable to the central government. Demonetization measure should adhere to the pragmatic interpretation of section 26 of the RBI Act, avoiding the absurd interpretation. हाँ बिल्कुल इसी लाइट में होना चाहिए, that the absurd interpretation नहीं निकलना चाहिए. Supreme Court's ruling emphasizes the need for success in achieving the objective, making it relevant to access whether the demonetization effectively eradicate black marketing or terror funding or not. देखो सुप्रीम कोर्ट का ये मेजर एम्फेसाइज इसमें नहीं था, the need for the success in achieving. क्या जरूरी है कि वो सक्सेसफुल हो ही हो? खुद उन्होंने बोला कि it is not necessary whether the objective is being achieved or not, but अगर वहां पे वेल इंटेंशन है, उनका अच्छा इंटेंशन है टू इरेडिकेट द मनी, देन दैट कैन बी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. in a future case involving a challenge to the constitutionality of section 26 of RBI Act on the grounds of excessive delegation. अगर excessive delegation है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है we cannot do because there has to be a separation between the powers of the executive and the powers of the judiciary. How might the Supreme Court's reasoning in this judgment be applied? Supreme Court की reasoning कैसे apply करोगे स्टूडेंट, जब सेक्शन नंबर 26 ऑफ RBI Act के तहत एक excessive delegation हो रहा है? Section 26 cannot be considered unconstitutional due to excessive delegation as it empowers the accountable central government and aligns with the principle of pragmatic interpretation. 26 clear cut आपके central government को जब ये power देता है कि वो आगे delegate कर सकते हैं अपने powers को किसी भी topic पर law बनाने के लिए, then Supreme Court cannot interfere in that. The constitutionality of Section 26 may be subject to scrutiny based on whether it allows the executive excessive discretion without adequate accountability or not. इस बारे में स्टूडेंट्स आपका पैसेज कुछ नहीं बताता है हमको. The Supreme Court's emphasis on economic policy restraint implies that any delegation of the authority must be carefully balanced to avoid undue concentration on the powers. क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के रिगार्डिंग इसमें कुछ एम्फेसाइज किया? ये चीज भी नहीं बोली, ये चीज भी नहीं बोली. The court's ruling under section 26 applies exclusively to demonetize of rupees 500 and 1000 series and its constitutionality may vary based on different series of currency note. नहीं, they said सारे नोट्स आप जो है वो क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइज कर सकते हैं. That particular act, that is RBI Act, has given the power to your central government to demonetize any series of or any denomination of the notes. So right answer here would be A. क्लियर है? बिकॉज ये वाला क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एम्पावर करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को. जब हम बोल रहे हैं कि वो एक्सेसिव डेलीगेशन खुद से कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू पार्लियामेंट एज वेल एज इट्स सिटीजंस आल्सो. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. If a citizen were to challenge the constitutionality of demonetization measure 6 years after its implementation, what legal argument might be presented based on the Justice B.V. Nagaranthan dissenting view? अब क्या बोला था, 6 साल बाद आप किसी पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, अब आप उसको चैलेंज कर रहे हो. कैन दैट थिंग बी डन, कैन वी डू दैट थिंग और रिवर्स दैट थिंग? कैन दैट थिंग बी डन अनडू? नहीं हो सकता ना. तो जब नहीं हो सकता है, ऑलरेडी चीज हो चुकी है, दैट वाज द मेजर पॉइंट. ये देखो स्टूडेंट्स, वापस से पैसेज पे आओ. See what has been said by this. ये देखो, the judge stated that the declaration of the law would only act prospectively and not affect things that have already taken place. कहने का मतलब है अगर हम जजमेंट दे भी देंगे तो वो तो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट करेगा ना, आने वाले टाइम से इफेक्ट करेगा. हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देख सकते हैं बैक डेट से, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, as a notification has already been taken place before 6 years. चलो, the retrospective effect of the declaration of the law may impact the citizen's ability to challenge the measure, emphasizing the importance of timely legal scrutiny. ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब अगर हम इस जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं तो डेफिनेटली ये सिटीजंस को इफेक्ट करने वाला है. Citizens may argue that the demonetization process lacked independent scrutiny by the RBI. सिटीजंस अगर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं स्टूडेंट्स कि डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस में इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी ही नहीं थी, क्या इस बेसिस पे स्टूडेंट्स हम ये 6 इयर्स पहले जो इंप्लीमेंटेशन हुआ था आज उसको अनडू कर सकते हैं? Justice B.V. Nagaranthan's dissent suggests that the legality of the demonetization should be based on legal grounds rather than the well-intentioned object. Even if you show students the well intentioned object,
तो भी क्या हम 6 years पहले जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको अंडू कर सकते हैं? Citizens may contend that the government's use of 26(2) of RBI Act did not apply to the series of currency note in question, challenging the constitutionality basis of the demonetization. क्या बोला कि ये 26(2) है वो did not apply to the series of currency note. नहीं, 26 तो खुद बोल रहा है कि आप कोई भी नोट्स क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी नोट्स हम यहाँ पे any series of denomination or denomination of the notes can be you know demonetized. ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर हमने दिया तो वो सिटीजंस को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, और यही चीज वो आपको पूछना चाह रहा है, क्या मेजर चैलेंज होगा इफ द सिटीजन वर टू चैलेंज दी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डिमोनेटाइजेशन मेजर, जो कि 6 years पहले हो चुके, क्या लीगल आर्ग्यूमेंट माइट बी प्रेजेंट? इनके हिसाब से क्या लीगल आर्ग्यूमेंट हम प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम ये रोल निभा रहे होते तो? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट, इट सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे ऑब्जर्व दैट नो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibits lawyers practicing in Supreme Court from being appointed as the judges of High Court. क्या बोला गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये बोला गया जजेस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, when they can practice and when they cannot practice. Prohibits lawyers practicing in Supreme Court from being appointed as a judge in High Court. कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे लॉयर्स वो हाई कोर्ट में जजेस नहीं हो सकते हैं. A bench comprising Justice S.K. Kaul and Justice A.S. Oka noted the same while hearing the petition contending as per Article 217 of the Constitution. A person who has been enrolled with the State Bar Council, वो person जो कि State Bar Council में enrolled है, and subsequently shifted practice to the Supreme Court is ineligible to be appointed as the judge of High Court. तो ये चीज भी इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया, नोट डाउन किया. अगर कोई स्टेट बार काउंसिल में who has been enrolled with the state bar council and subsequently उसकी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट पे शिफ्ट हो जाती है तो वो हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता है. The petitioner and advocate Mr. Ashok Pandey apprised the bench that the names of the 4 advocate practitioners in Supreme Court have been recommended in the list of recommendation from Allahabad High Court. तो यहाँ पे जो petitioner थे, जो एडवोकेट थे, दैट इज अशोक पांडे, उन्होंने बेंच के सामने ये बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वहां से रिकमेंडेशन आया है जो कुछ लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं. He added that in last few years 6 such person have been appointed as the high court by the high court. उन्होंने बोला है कि पिछले कुछ सालों से 6 ऐसे लोगों को क्या किया गया है, हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया. It was indicated that the same is in blatant violation of Article 217 Clause 2 of the Constitution. कि this is the violation of Constitution. The bench dismissed the plea with cause, directing it to deposit it within 4 weeks in the mediation center. Bench ने इस plea को dismiss कर दिया with cost. Mr. Pandey argued that the appointment and the recommendation of the Supreme Court lawyer as a judge of the High Court violated 217. तो मिस्टर पांडे ने ये बोला कि अगर इनकी नियुक्ति की जा रही है सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स की एज अ हाई कोर्ट जजेस तो दैट इज वायलेशन ऑफ 217 व्हिच आउटलाइंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब क्या बोल रखा है स्टूडेंट्स, देखो क्लॉज 2 क्या बोलता है. अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज फॉर at least 10 years held a judicial office in the territory of India. अगर उसने कम से कम 10 साल तक के लिए एज अ जुडिशियल ऑफिसर पोस्ट होल्ड की है. Has for at least 10 years been an advocate of high court or 2 or more such courts in succession. या हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 10 years के लिए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. Mr. Pandey argued that 217 suggests such courts in succession in the high court not including the Supreme Court. तो ये जो लैंग्वेज आपने दे रखी है दैट मीन्स द हाई कोर्ट्स, ये वाली जो लैंग्वेज है दैट इज कोर्ट इन सक्सेशन, दैट डज नॉट मीन सुप्रीम कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है. He argued that the Chief Justice of the High Court can consider the name of the lawyers appearing before them. उन्होंने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो उनके सामने जो नाम आ रहे हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं. Justice Kaul disagreed, stating that a lawyer practicing in Rajasthan High Court should never be recommended to be appointed as a judge of Rajasthan High Court. Clear है? तो जस्टिस कॉल ने क्या क्या डिसएग्री किया, डिसएग्रीड, स्टेटिंग दैट अ लॉयर प्रैक्टिसिंग, जो राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेवर बी रिकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, कि उनको तो कभी राजस्थान हाई कोर्ट का भी जज नहीं बनाया जाएगा. पांडे आर्ग्यूड दैट द चीफ जस्टिस कैन ओनली रेकमेंड लॉयर्स practicing before them for the appointment of judges in the respective high court.
क्लियर है, बराबर है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, पांडे साहब ने क्या बोला, दैट चीफ जस्टिस सिर्फ उन्हीं लॉयर्स का नाम रेकमेंड कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जस्टिस कॉल आस्क्ड द पिटिशनर इन पर्सन टू शो द स्टेटमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट वेयर सच क्लेम हैज बीन मेड। जस्टिस कॉल ने बोला बताओ ऐसा कहीं पे लिखा है? प्लीज शो मी द स्टेटमेंट वेयर इट सेज दैट द क्वालिटी ऑफ द जज लॉयर्स इन Supreme Court Bar Council SCBA is better than High Court. Mr. Pandey questioned the appointment of the Supreme Court lawyers as judges of different High Court, citing a press release by SCBA President Vikas Singh. Mr. Pandey ने questioned the appointment of Supreme Court lawyers as judges of the different High Courts. Justice Kaul clarified that Singh's press release is not the Supreme Court's and Supreme Court has not given imprimatur to this statement. बोल रहे कि आप प्रेस नोट लेके आ रहे हो, this statement has not been given by Supreme Court, कुछ ढंग का लेके आओ. However, the apex court acknowledges that Supreme Court advocates can be appointed as judges in a suitable case. कि Supreme Court के जो lawyers हैं उनको हम judges की category में appoint कर सकते हैं. Pandey argued that the plea should have been placed before the constitutional bench, but the division bench noted that the matter does not automatically get listed before a constitutional bench. उन्होंने बोला कोई जरूरी नहीं है कि मैटर आपका ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जाएगा, ये मैटर जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये डिवीजन बेंच के द्वारा सुना गया था. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, इट सेज द पेटिशनर मिस्टर अशोक पांडे raised concerns about the appointment of Supreme Court lawyers as a judges in High Court. पेटिशनर कौन थे? मिस्टर अशोक पांडे थे. ही रेज्ड अ कंसर्न अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स इन द हाई कोर्ट, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस बन रहे हैं, साइटिंग अ वायलेशन ऑफ 217 की ये तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, इनको जजेस क्यों बनाया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 क्लॉज 2, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट? The person must be a citizen of India and have held a judicial officer for at least 5 years. A person must be a citizen of India and have practiced as an advocate in High Court for at least 10 years. अब वो successive भी हो सकता है. The person must be a citizen of India and have held a judicial office in the territory of India for at least 10 years and practiced as an advocate in High Court for at least 10 years. देखो क्या बोल रहा है 217. इन्होंने बोला for at least 10 years आपने जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए एंड फॉर 10 years आपने एडवोकेट होना चाहिए या तो हाई कोर्ट का या फिर सक्सेसिव हाई कोर्ट का. तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है. आगे चलते ऑप्शन नंबर डी, इट सेज द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. सुप्रीम कोर्ट के तो बारे में बात ही नहीं की है स्टूडेंट्स. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि आपको ये कहता है दैट स्टूडेंट्स अगर आपने हाई कोर्ट में 10 years प्लस जुडिशियल ऑफिसर 10 years एंड सिटीजन ऑफ इंडिया है, यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज. क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज दैट द पेटिशनर आर्ग्यूड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एज अ जज इन हाई कोर्ट गोज अगेंस्ट द लैंग्वेज एंड द स्पिरिट ऑफ 270. पेटिशनर ने क्या बोला? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स अगेंस्ट इन हाई कोर्ट ये 217 को वायलेट करता है. दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हाउ डज द पेटिशनर इंटरप्रेट द फ्रेज टू और सच कोर्ट्स इन सक्सेशन? इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स पेटिशनर ने ये 2 और मोर सक्सेसिव कोर्ट्स है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया है? ए, द फ्रेज इंक्लूड्स प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट मेकिंग लॉयर प्रैक्टिस they're eligible for appointment as a judges in high courts. ये बोल रहे हैं कि ये फ्रेज में सुप्रीम कोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं. क्या पेटिशनर ने ऐसा बोला था कि इस फ्रेज में सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूडेड है? That was not said. The phrase strictly refers to the practice in different high courts excluding the Supreme Court. Yes or no? The phrase allows for the practice in both Supreme Court and High Court, considering them as a successive court. क्या हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इंटरप्रेट होता है? देखो, हाउ डज द पेटिशनर इंटरप्रेट द फ्रेज 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन? द फ्रेज इज एम्बिगुअस. एम्बिगुअस तो नहीं है स्टूडेंट्स. लेट्स कम बैक टू द पैसेज एंड फाइंड इट आउट. देखो पैसेज में इन्होंने क्या बोला? 2 और मोर सक्सेसिव कोर्ट्स. पांडे आर्ग्यूड सजेस्ट दैट कोर्ट इन सक्सेशन
in succession is the High Court, not including the Supreme Court. Supreme Court include नहीं करता है. He argued that Chief Justice of High Court can consider the name of lawyers appearing before them. Chief Justice क्या कर सकते हैं? Suggests that courts in succession is the High Court, not including the Supreme Court. लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन कंसिडर द नेम ऑफ लॉयर्स अपियरिंग बिफोर देम. तो हाई कोर्ट के जजेस भी सिर्फ अपने सामने अपियर हो रहे लॉयर्स का नाम कंसिडर कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो इन दैट मैटर कैन आई से स्टूडेंट्स कि इस मामले में अगर हम पेटिशनर के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हाई कोर्ट होता है एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट. प्रैक्टिस रेफर्स डिफरेंट हाई कोर्ट एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, Justice Kaul disagreed with the petitioner's argument and mentioned that a lawyer practicing in a particular high court should not be recommended for appointment as a judge in the same high court. Justice Kaul ने यही चीज कही थी. So it is saying that what is the basis of Justice Kaul's disagreement with the petitioner? Justice Kaul के disagreement का students basis क्या है? What is the basis? First it says Justice Kaul believes that the lawyers practice in the Supreme Court are better qualified than those practicing in the High Court. Next, the Justice Kaul thinks the quality of the lawyer in the specific High Court should not be compromised by considering the lawyers from the other jurisdiction. Justice Kaul, option number C, Justice Kaul argues that the lawyers from the Supreme Court are automatically eligible for the appointment in the High Court. ये दोनों consider करो students. D, Justice Kaul supports the idea of Chief Justice can recommend any lawyer for appointment in the respective High Courts. Let's come back to this point. देखो, disagreed stating that the lawyers practicing in High Court should never recommend to be appointed as judge of the Rajasthan High Court. पांडे जी ने बोला argued that Chief Justice can only recommend lawyers practicing before them. Justice Kaul asked the petitioner, please show me the statement where says that the quality of the lawyers in Supreme Court is better than the High Court. Justice Kaul clarified कि जो उन्होंने press note दिया है that does not amount to a proper statement या कहें कि proper एक proof नहीं बनता है इस चीज का. right? अब देखो, इन्होंने यहाँ पे पूछा that such claim has been made. Where such claim has been made? ये claim क्या किसने किया था स्टूडेंट्स? पांडे जी ने claim किया था. तो जस्टिस कॉल ने ये बोला that lawyers practicing in Rajasthan High Court should never be recommended to be appointed as a judge in the same High Court. तो ये कंटेंशन था किसका? जस्टिस कॉल का ये कंटेंशन था. राइट? तो लेट्स कम बैक टू दी पॉइंट. ओके, द एपेक्स कोर्ट एक्नॉलेजेस, और क्या एक्नॉलेज किया? दैट द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ जजेस इन सूटेबल केसेस. जहां पर वो अपॉइंट करना चाहे वहां पे अपॉइंट किया जा सकता है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. अब इन्होंने क्या बोला? जस्टिस कॉल डिसएग्रीड विद द पेटिशनर एट दैट अ लॉयर प्रैक्टिसिंग इन अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट शुड नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सेम हाई कोर्ट. इस चीज से उन्होंने डिसएग्री किया है. व्हाट इज द बेसिस? क्या बेसिस उन्होंने बताया है? जस्टिस कॉल बिलीव्स दैट द लॉयर प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट आर बेटर देन दोज प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट. इसीलिए तो उन्होंने पूछा, बताओ कहां लिखा है दैट दे आर, where it is written, please show the statement where it says that the quality of SBC is better than high court. तो उन्होंने खुद बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ऐसा नहीं है कि ये बेटर है और नहीं है. ओके, जस्टिस कॉल आर्ग्यूज दैट द लॉयर्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल. ये ऑटोमेटिक वर्ड ही इन्होंने नहीं बोला है. ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस कॉल थिंक्स दैट द क्वालिटी ऑफ द लॉयर in a specific high court should not be compromised by considering the other jurisdiction. इन्होंने compromise के बारे में भी नहीं बोला है. The idea that the chief justice can recommend any lawyer for the appointment in their respective high court, वो इस आइडिया को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. that the chief justice can recommend any lawyer, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वो recommend कर सकते हैं any lawyer for appointment in their respective high courts. See last paragraph क्या बोल सकता है? Supreme Court advocates can be appointed as judge in a suitable case. तो बस
ये सपोर्ट करते चीफ जस्टिस रिकमेंड एनी लॉयर फॉर अपॉइंटमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, बराबर है। देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, इट सेज लॉयर्स प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट आर बेटर क्वालिफाइड देन दोज प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट। हालांकि इन्होंने ये एक्सप्रेसली पूछा नहीं है, हालांकि इन्होंने ये एक्सप्रेसली बताया नहीं है कि क्या उनका ये कंटेंशन है कि नहीं है। क्लियर है? ओके चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इट सेज, चलो moving on to next question, it says that the petitioner Mr. Pandey referred to a express release by Supreme Court President, Supreme Court Bar Association President Vikas Singh expressing concern about the appointment of the Supreme Court lawyers as judges in the High Court. How did Justice Kaul respond to this reference? इसको हमारे जस्टिस ने कैसे रेफर किया है? How did Justice Kaul respond to it? क्या इन्होंने इसको मान्य किया था स्टूडेंट्स या नहीं मान्य किया था? Did he agree with it or did he not agree with it? It says that Justice Kaul acknowledged the press release as a valid argument against the appointment of the Supreme Court lawyers. नहीं students, Justice Kaul dismissed the press release stating that it does not represent the official stance of the Supreme Court, right? Justice Kaul agreed with the concern raised in the press release and called for the revaluation. कोई revaluation नहीं हुआ था students passage में. Justice Kaul used the passage release as a basis for dismissing the petitioner's appeal. Students इन्होंने यहाँ पर भी इसको use नहीं किया था. उन्होंने क्या बोला था? That they will dismiss it. That the press note does not qualify to be a Supreme Court's decision. Next question students, it says the division bench dismissed the petitioner's plea and directed the petitioner to deposit a cost with the mediation center. Right? Division bench ने इस चीज को खारिज कर दिया. What was the reason behind the dismissal and what does it indicate about the court's perspective on petitioner's argument? कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव था स्टूडेंट्स इस चीज पे? कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव था? ये देखो कहां से क्वेश्चन पूछा गया है. दिस क्वेश्चन has been asked. Okay, the bench dismissed the plea with the cost, directing it to be deposited fees within the 4 weeks. अब सुनो, यहाँ पे petitioner ने ये चीज बोली है, लेकिन कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है. कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया. दैट सॉरी, he added that in last few years 6 of the persons have been appointed by the High Court. It was indicated that the same is valid violation of 217. तो यहाँ पे क्या जजमेंट बेस हो सकता है या क्या जो है रीजन हो सकता है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिसमिसल एंड व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द कोर्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन द पेटिशनर्स आर्ग्यूमेंट? फर्स्ट ऑप्शन, द प्ली वाज डिसमिस्ड बिकॉज द पेटिशनर फेल्ड टू शो अ वायलेशन ऑफ 217 इंडिकेटिंग दैट द कोर्ट फाउंड द आर्ग्यूमेंट बेसलेस. Option number B, the dismissal was based on court's disagreement with the petitioner's interpretation on 217. C, the plea was dismissed with the court suggesting that the court considered the petition frivolous. क्या frivolous consider किया गया था students? यहाँ पे तो frivolous consider ही नहीं किया गया था इस चीज को. The dismissal was a procedural decision and not reflect the court's opinion on the substance of the petitioner's claim. क्या ये प्रोसीजरल डिसीजन था? नो स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस पढ़ेंगे. इट सेज the plea was dismissed because the petitioner failed to show the violation of 217 indicating that the court found the argument baseless. The dismissal was based on court's disagreement with the petitioner's interpretation. petitioner's interpretation नहीं स्टूडेंट्स, वो फेल हो गया था ये दिखाने में, वो फेल हो गया था स्टूडेंट्स ये दिखाने में that why the violation is being done. कैसे वायलेशन हो रहा है? प्रेस नोट लाके आप दिखा रहे हो जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था एंटरटेन करने से. चलो स्टूडेंट्स, now we will come to the next passages. It says initiative of Assam government against child marriage. असम गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उसके अगेंस्ट इनिशिएटिव लिया गया है. इट सेज असम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा has launched a massive crackdown on child marriage across the state. This determined initiative is aimed at putting an end to the grave issue of child marriage, which has plagued Assam for years. Chief Minister Sharma, अच्छा aim क्या था? Putting an end to grave issue of the child marriage. In a statement, emphasized the government's unwavering
commitment to eradicate this menace and announce the commencement of action on 4004 रजिस्टर्ड केस scheduled to begin on the following day। कि ये इतने सारे जो केसेस हैं ये हम क्या करना चाहते हैं, ये हम इन पे एक्शन लेना चाहते हैं and to eradicate this social issue also। Okay, child marriage is deeply entrenched problem in Assam with alarming number of cases reported across various districts। क्या बोला गया, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गए हैं असम में चाइल्ड मैरिज के। अकॉर्डिंग टू डेटा शेयर्ड बाय शर्मा, धुबरी डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट विद 370 केसेस, फॉलोड क्लोजली बाय होजाई विद 255 cases and Udalguri with 235 cases। While these statistics are distressing, they underline the urgency of the government's effort to curb the harmful practices। तो ये बताता है कि मैटर कितना अर्जेंट हो चुका है यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। The legal framework against the child marriage in India has evolved over the years। तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है जो इंडिया में चाइल्ड मैरिज के बारे में बताता है स्टूडेंट्स? Initially 1929 Act prohibited the marriage of girls under the age of 14 एंड बॉयज अंडर द एज ऑफ 18। 14 से लेके 18 के बीच में जो गर्ल्स की जो शादी थी उसको हमने क्या किया, प्रोहिबिट किया गया है। इन 1978 अमेंडमेंट्स वर मेड टू रेज द मिनिमम एज टू 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स। 1978 में अमेंडमेंट हुआ स्टूडेंट्स, एज को रेज कर दिया गया फीमेल्स के लिए 18 एंड 21 मेल्स के लिए। फीमेल्स इट इज 18 एंड मेल्स इट इज 21। The Prohibition of Child Marriage Act 2006 replaced the 1929 Act, replace कर दिया 1929 Act को, maintaining these minimum age limits। Additionally, the POCSO Act, that is Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, defines a child as an individual below 18 years and criminalizes sexual relations between minor and adults। तो कोई भी चाइल्ड है जो कि बिलो 18 है स्टूडेंट्स, पॉक्सो में उसको क्या कर दिया गया, वहां पे पॉक्सो 2012 का है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कोई भी 18 के बिलो चाइल्ड है उसके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। There are certain offenses which has been mentioned in IPC also, but POCSO is a type of a special law। To tackle child marriage effectively, the Assam government has taken a stringent approach। Man marrying girl below 14 years old will be prosecuted under POCSO। तो असम गवर्नमेंट ने क्या बोला स्टूडेंट, एनी गर्ल हु इज बिलो 14 उसके साथ शादी किया तो पॉक्सो में पनिशमेंट होने वाला है। While those marrying a girl between 14 to 18 will have to face charges under Prohibition of Child Marriage Act 2006। This legal action aims to deter perpetrators and protect the vulnerable children। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है। क्लियर है? ओके। Yes, we still have many things to read in the passage। Remarkably, social media platform like WhatsApp and Facebook have contributed to the persistence of the child marriage in Assam। तो जो चाइल्ड मैरिज है असम में उसको काफ़ी टाइम से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ये देखने में एंड टू फाइंड इट आउट कि इतनी चाइल्ड मैरिज हो रही है। Underage boys and girls often connect through these platforms and enter into the early marriages, further highlighting the need for comprehensive measures to address this issue। तो ये जो WhatsApp and Facebook जैसी जो सोशल मीडिया है इस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं और चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो इस इशू को कर्ब करने की जरूरत है। Government's proactive stance against child marriage has received recognition from Nobel literate Kailash Satyarthi who commenced Assam's efforts to combat this problem। right? तो ये एक इनिशिएटिव मिला है ताकि हम चाइल्ड मैरिज को क्या कर सके, कर्ब कर सके। By taking these stringent measures, the Assam government hopes to reduce the maternal and infant mortality rate caused by child marriage। देखो अब बच्चों अगर चाइल्ड मैरिज होने वाली है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके आने की भी चांसेस जल्दी हो जाती हैं एंड एज से पहले अगर प्रेगनेंसी कंसीव की जाएगी तो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखने को मिलेगी। राइट? Safeguarding the health and well-being of both mother and children।
This crackdown sends a powerful message that child marriage will no longer be tolerated and those who engage in it will face the full force of the law. तो ये एक पावरफुल मैसेज बताया गया है यहाँ पे कि चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर पर्सन है चाइल्ड मैरिज को इनिशिएट करता है या चाइल्ड मैरिज में एंगेज होता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। The person in Assam has been charged with marrying a girl below 14 years old. 14 years से कम की स्टूडेंट्स गर्ल थी, हमने पढ़ा था 14 years है तो पॉक्सो का चार्ज लगेगा एंड 14 to 18 है तो फिर चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लगने वाला है। Which legal act will they be prosecuted under as per the Assam government's approach mentioned in the passage? POXO Act, Prohibition of Child Marriage Act, 1929 Act और the Indian Penal Code। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पैसेज ने खुद बोला है यहाँ पे दैट अगर गर्ल क्या है स्टूडेंट्स, अगर गर्ल मिनिमम एज अगर उसकी अंडर 14 है एंड बॉय अंडर 18, ओके, marries a girl below 14 years will be prosecuted under POXO. So right answer क्या रहने वाला स्टूडेंट्स, it will be POXO. Next question. You are a social worker in Assam. हम social worker है असम में, okay. And you come across a case of child marriage involving a girl aged 15 and a boy 18. ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है जहाँ पे लड़की 15 की है स्टूडेंट्स और लड़का कितना है, 18 का है, what legal action should you advise the authorities to take based on the information in the passage? तो स्टूडेंट्स हम पढ़ के आए हैं कि 14 है तो पॉक्सो लगेगा एंड 14 to 18 अगर गर्ल की एज है तो कौन सा एक्ट लगने वाला है इस मामले में, चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा। सिंस इट इज गिवन 15 years, what are the charges that the authority can put? Charge them under POXO, charge them under IPC, charge them under Prohibition of Child Marriage Act. So the right answer would be C. Advise them to seek counseling and support services. इसके बारे में हमारे पैसेज में कुछ नहीं दे रखा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असम गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव? असम गवर्नमेंट के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनिशिएशन के वो क्या है? As described in the passage, it says to increase the use of social media. क्या असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोशल मीडिया को इंक्रीज करने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव था, या टू कर्ब द चाइल्ड मैरिजेस? बी बोल रहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू द फैमिली इफेक्टेड बाय द चाइल्ड मैरिज। C says to put the end to the child marriage in the state. D says to raise awareness about the importance of the child marriage. Importance of child marriage, बाल विवाह की importance बता रहे हैं। फैमिलीज जो इफेक्ट हो चुकी है चाइल्ड मैरिज से वो नहीं, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था स्टूडेंट्स? टू प्रोटेक्ट दी चाइल्ड मैरिज। ये देखो पैसेज में हमने इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे इसको क्या कर दिया था, मार्क कर दिया था, पुटिंग एन एंड टू दी ग्रेव इश्यूज ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्लियर है? ओके, moving on to next passage, next question. How has the social media contributed to the persistence of child marriage in Assam? कैसे contribute किया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे? As mentioned in the passage, by offering counseling service to potential child bridegrooms, how has social media contributed persistence of the child marriage? स्टूडेंट्स जो चाइल्ड मैरिज एकदम persistent हो रही है वो कैसे हो रही है? देखो सोशल मीडिया पे हमने क्या बोला कि ये लोग बातें ज्यादा करने लग जाते हैं। Remarkably, social media platform like WhatsApp and Facebook have contributed to the persistence of the child marriage. Child marriage persistent हुआ है. Why? Because boys and girls often connect through these platforms and enter into early marriages. बातें करना शुरू कर देते हैं, early relationship में आ जाते हैं और फिर शादी हो जाती है. By offering counseling services तो ऑफर नहीं करे WhatsApp और या मैं कहूँ Facebook पे कहाँ पे counseling service दिख रही है यहाँ पे? By connecting underage boy and girl who enter into the early marriage. तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है? खराब कर रहा है ये चीजें. By organizing awareness campaigns, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइल्ड मैरिज में दिखाई नहीं रहा था. पैसेज में हमें कहीं पर भी ये चीज देखने को नहीं मिली है. By providing legal support to the victims of child marriage. नहीं स्टूडेंट्स, ये कोई भी यहाँ पे लीगल सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहे, फ्री लीगल एड की बात नहीं कर रहे, 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है बाय कनेक्टिंग अंडर एज बॉयज एंड गर्ल्स हु एंटर इनटू अ अर्ली मैरिज. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट सेज अंडर व्हिच लीगल एक्ट्स विल इंडिविजुअल्स हु मैरी गर्ल्स
under 14 to 18 in Assam be charged according to the government's approach mentioned in the passage। तो हम लोग पैसेज में पढ़ के आगे, तीसरी बार ये सेम सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स। हमने बोला 14 इयर्स के बिलो हो तो पॉक्सो लग जाएगा, एंड 14 to 18 है तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में प्रोसिक्यूट होने वाला है। यहाँ पे एज कितनी पूछी है स्टूडेंट्स? एज पूछी है 14 to 18 इयर्स। बताओ, दैट विल बी पॉक्सो, 1929 का एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और इंडियन पीनल कोड। पॉक्सो तो 14 बिलो था, इट विल बी द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज क्या बोलता है ये देखो। इट सेज हल्द्वानी एविक्शन केस है। कौन सा एविक्शन केस है स्टूडेंट्स? दिस इज हल्द्वानी एविक्शन केस। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अप्रूव, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट कैन नॉट अप्रूव 50,000 पीपल ओवरनाइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला आप एक ही रात में 50,000 लोगों को बेघर नहीं कर सकते हैं। 50,000 है, 50,000 पीपल कैन नॉट बी अपरूटेड ओवरनाइट। रातों रात ऐसी चीज नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट्स ऐसे मामलों में ह्यूमन राइट्स एक्ट भी देखता है, राइट? इवन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं वो भी देखते हैं कि किसी के मानव अधिकार का हनन ना हो। ओके, द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट, अच्छे से सुनो, सुप्रीम कोर्ट्स recent intervention through a special leave petition has brought a temporary halt to a potentially massive eviction। जो massive eviction हो रहा है उसको halt पे लेके आ गया and demolition operation in हल्द्वानी उत्तराखंड। ओके, this operation, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किस वजह से किया है? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है। स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई है has brought a temporary halt to the potential massive eviction and demolition operation in हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में स्टूडेंट्स ये जो massive eviction किया जा रहा है, लोगों को रोडों पर से हटाया जा रहा है, इसको halt पे कर दिया गया है, एक temporary halt रोक दिया गया है। This operation was ordered by Uttaranchal High Court, which has instructed the railways and local authorities to demolish structures and evict approximately 50,000 unauthorized occupants within a strict 7 days time frame। देखो क्या किया गया, ऑर्डर किसका था? द ऑपरेशन वॉज ऑर्डर्ड बाय उत्तरांचल हाई कोर्ट। उत्तरांचल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लोकल अथॉरिटीज एंड रेलवेज क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर्स डिमोलिश कर सकते हैं एंड एविक्ट कर सकते हैं 50,000 लोगों को जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं विद इन अ स्ट्रिक्ट 7 days फ्रेम। 7 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट्स 50 के लोगों को हटाना। The High Court's decision essentially gave the railway authorities and district administration a free hand to use forces। तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन ने रेलवे अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक फ्री हैंड दे दिया है टू यूज द फोर्सेस। क्योंकि हाई कोर्ट अगर स्टूडेंट्स आपको ये पावर दे रहा है तो रेलवे अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास फुल पावर है कि हमारे पास तो हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल रखे हैं, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस इफ नेसेसरी टू रिमूव दीज ऑक्यूपेंट्स। अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट ने बोला कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंप्लॉय कर दो। द हाई कोर्ट has dismissed the claim of the residents। residents गए स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट बोला कि आप इस तरीके से ऑक्यूपेंट्स को मत हटाइए, हमें मत हटाइए। ऑक्यूपेंट्स का क्या कहना था ये अच्छे से सुनो। ऑक्यूपेंट्स ने ये कहा, argued that the land in question was a nozzle land based on 1907 का record। in the local terminology, nozzle land refers to the land that was left unoccupied during the mutiny of 1857 and later vested with the British Crown। वो लैंड जो कि म्यूटिनी हुई थी जहां पर, और उसके बाद वो अनऑक्यूपाइड छोड़ दिया गया था जिसको किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया है, एंड वो बाद में ब्रिटिश क्राउन के पास वेस्ट हो गया। इसलिए उन्होंने बोला वो नॉजल लैंड है 1907 के तहत, तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया तो वो जमीन हमारी हो गई। However, High Court contended that since no mutiny of 1857 has occurred in हल्द्वानी खास, कि उस एरिया में तो हुई नहीं थी म्यूटिनी, created in 1834, none of the land could be classified as जयाजंद, मुंजपता और नॉजल लैंड, कि हम उसको नॉजल लैंड की कैटेगरी में नहीं डालने वाले हैं। In response, the Supreme Court, while acknowledging the importance of the railways need, emphasized the need to consider the state government's stance regarding the land's ownership
whether it should be vested in railways or the state government. ये सब तो मामला चल ही रहा था कि आप हमको एविक्शन मत करो। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ये एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे नीड्स। और देखो रेलवेज को भी जरूरत है स्टूडेंट्स, अगर जगह खाली नहीं होगी तो रेलवे लेन्स कैसे आएगी, रेलवे लेन्स नहीं आ पाएगी तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा या ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, राइट। तो रेलवे के लिए भी जरूरी है एंड एम्फेसाइज द नीड टू कंसिडर द स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड्स। हमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पक्ष सुनना पड़ेगा ये डिसाइड करने में रिगार्डिंग द लैंड्स ओनरशिप कि आखिर ओनरशिप जानी किसके पास चाहिए, क्या रेलवेज के पास जानी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए। Initially, the court recognized the issue of occupants claiming rights as lessees or through auctions. तो कोर्ट ने ये recognize किया that there is a issue of occupants जो ये claim कर रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पे right है as a lessee, हम लोग वहाँ पे lessee हैं and वो land जो है वो auction के through हम लोगों ने वहाँ पे lease में ली है। The Supreme Court's intervention underscore the impracticality of uprooting 50,000 people overnight merely within 7 days. तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर यहाँ पे इशू था वो ये था कि अपने 7 दिन में 50,000 लोगों को वहां से इविक्ट किया, तो किया कैसे। It called for a more reasonable approach that would segregate those with legitimate rights in the land from those without, all while considering the potential rehabilitation scheme. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि एक रीजनेबल अप्रोच हमें लेना है जहां से जो उस पर्टिकुलर लैंड का लेजिटिमेट ओनर होल्ड, या मैं कहूं जो लेजिटिमेट ओनरशिप होल्ड करता है और नहीं होल्ड करता है, इसका हमें डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा while considering the potential rehabilitation scheme. आप उन्हें वहां से हटा रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू इंश्योर कि वहां पे रिहैबिलिटेशन भी हो उनका। The Additional Solicitor General ASG was directed to explore methods to achieve this objective. तो हमने ASG को यहाँ पे अपॉइंट किया था ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि इस पर्टिकुलर मैटर में हम आगे क्या कर सकते हैं। Moreover, the court ensured that the pending proceeding initiated under the public premises eviction of unauthorized occupants 1971 in accordance with the earlier Supreme Court order would continue to progress even without a formal stay order. तो क्या बोला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, ensured the pending proceedings, कि वो pending proceedings है in accordance with the earlier Supreme Court orders would continue to progress, वो pending proceeding चलती रहेगी। In sum, Supreme Court's stay order on the Uttaranchal High Court's directive provides a temporary reprieve for thousands of occupants facing the eviction Haldwani. सुप्रीम कोर्ट का स्टूडेंट्स जो ये स्टे ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने किसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या है, टेम्पररी रिप्राइव हुआ है ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, उनको वापस वहां पे रहने की अनुमति दी गई। The court's decision reflects, क्या रिफ्लेक्ट करता है, the recognition that the situation require more nuanced approach, balancing the rights of the occupant with the needs of the railways and ensuring a fair and just resolution that respects the rule of law. तो ये सार है हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके पीछे का क्या मैं कहूँ बेस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक नॉलेज अप्रोच और बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेना है जिससे कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सके ऑक्यूपेंट्स के राइट्स के बीच एंड रेलवेज के नीड्स के बीच। बिकॉज स्टूडेंट्स यू सी, जहां पर भी आपको रेलवे लाइंस बिछी हुई दिखेगी यू विल रियलाइज कि जनरली वहां पे बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेंट्स हैं जिन्होंने वहां आसपास अपना घर बना लिया है। तो अगर आप उनको एविक्ट कर रहे हो तो एट द सेम टाइम यू नीड टू इंश्योर दैट द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज आल्सो टेक्स प्लेस, राइट, एंड ये भी इंश्योर करना है दैट फ्री एंड जस्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन सेज Supreme Court has intervened to halt a potential massive eviction and demolition operation in Haldwani. ऐसा हुआ है? Yes, बिल्कुल हुआ है in उत्तराखंड. The High Court has ordered the railway and local authorities to demolish structure and evict approximately 50,000 unauthorized occupants within a strict 7 days time frame. मान लो ये situation आपको as it is दे दी जाती तो क्या करते? Assuming that you are a resident of Haldwani, which of the following course of action would you be most likely to take? अगर मान लो आप हल्दीवानी के प्रवासी होते, वहां पे रह रहे होते, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लाइकली होता आपके लिए
वो वहां पर पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। यू वुड इमीडिएटली वेकेट योर होम एंड मूव टू डिफरेंट लोकेशन इफ यू डिड नॉट हैव अ प्लेस टू गो। कह रहा है कि आप कहीं पर भी चले जाते अगर आपके पास प्लेस नहीं होती रहने के लिए। ऑप्शन बी, you would stay in your home and challenge the eviction order in the court arguing that you have legitimate right of the land। यही करते हैं हम लोग। ओके, आगे चलते हैं। You would cooperate with the railways and local authorities and vacate your home with the 7 days time frame even if you did not have a place to go। अगर हमारे पास जगह ही नहीं है रहने के लिए तो कैसे हम लोग स्टूडेंट्स रेलवे अथॉरिटीज के साथ कॉपरेट करेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है हम लोग निकल जाएंगे, आप ले लो ये जमीन। आप किधर जाओगे? That is not a practical approach that we all are going to take, obviously not। You would protest the eviction order and demand that the government provide you with the alternate housing। प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। प्रोटेस्ट करने से जरूरी नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट आपके डिमांड्स को मीट करेगी, बट इफ यू पीसफुली गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द eviction order and argue that you have a legitimate right to the land, see, ownership will matter। if you go and claim that you are the owner तो उस चीज की सुनवाई होगी। If you claim and if you assert and the thing is proved that you are the owner or hold the ownership of that land, तो फिर वहां पे किसी भी कीमत पे आपको नहीं हटाया जा सकता। देखो, हालांकि हटाया जा सकता है ना। We all know that the government can take our right to property। जो राइट था, फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार, that is no more a fundamental right now। The state government and central government can take our property for any appropriate use they think after giving the reasonable compensation। Question number 2, it says Supreme Court has called for a more reasonable approach to the eviction of an unauthorized occupants in the हल्द्वानी। उन्होंने बोला कि एक reasonable approach लगाओ भैया, ऐसे आप किसी को remove नहीं कर सकते। This approach should be segregated those with the legitimate rights in the land from those without। ये जो approach है इसको आपको सेग्रीगेट करना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके पास उस लैंड का एक्चुअल ऑथराइजेशन है। ऑल वाइल कंसिडरिंग पोटेंशियल रिहैबिलिटेशन स्कीम, जहां पर हम रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अप्लाई करें। अज्यूमिंग दैट यू आर अ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, मान लो अगर आप अज्यूम कर लो कि आप लॉयर हो उन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स का। व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू मेक टू द सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ द मोर रीजनेबल अप्रोच। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप कौन सा ऐसा अप्रोच रखते जो कि मोर रीजनेबल अप्रोच होता। इट सेज you would argue that the high court's eviction order was too harsh and did not consider the humanitarian implication of evicting 50,000 people overnight। क्या ये एक ग्राउंड हो सकता था आपके आर्ग्यूमेंट का कि हाई कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया 50,000 लोगों की जिंदगी को और ऐसे ही ऑर्डर निकाल के दे दिया। ऑप्शन नंबर बी, you would argue that the unauthorized occupants have legitimate right to land even if they do not have formal title deeds। ये कैसे हो सकता है? formal title deeds नहीं है तो भी क्या हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे उन occupants का legitimate right है। See, if you do not have a formal title deed, you cannot prove your ownership, and without ownership, you do not have a legitimate right to the land। Okay. Point number C, you would argue that the government has a responsibility to provide an alternative housing to the unauthorized occupants before evicting them। कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से हटाने से पहले एक ऑल्टरनेटिव स्टे का ऑप्शन उन ऑक्यूपेंट्स को देना पड़ेगा। You would argue that the eviction of the unauthorized occupants would violate their human right। Most appropriate कि उनका human right है। If you do not have any formal title deed, students, how can you let them be in that part of the property? And even if they have a formal title deed, doesn't the state government or the central government has the right to evict any person out of his property? Because now right to property is not a constitutional right है ना। कॉम्पनसेशन देने के बाद तो जमीन ले सकते, बेटा किसी से भी ले सकता है अभी सरकार जमीन, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, दे रहा है ना कॉम्पनसेशन, मुआवजा दे रहे हैं आपको। सो कौन से ग्राउंड्स पे रीजनेबल ग्राउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू मी हम लोग ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स पे ये बोलेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया जब आपने 50,000 लोगों को एक ही रात में हटाया और 7 दिन में उस जगह को खाली करवाने का सोच रहे हो तो इनके मानव अधिकारों का क्या होगा? सो दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब ये नहीं बोल सकते वो टू हार्श है। टू हार्श मतलब क्या? टू सॉफ्ट आपको डिसीजन दे दें, हाँ ठीक है, एंड डिड नॉट कंसिडर। ऑब्वियसली उनको पता था कि 50,000 लोगों को हटाना है, बट दैट रिमूविंग 50,000 पीपल वाज अनऑथराइज्ड, वाज ऑथराइज्ड था भी तो भी वो ह्यूमन राइट्स को क्या कर रहा था स्टूडेंट्स? वायलेट कर रहा था। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Supreme Court's stay order
on the Uttaranchal High Court's directives provide a temporary reprieve for the thousands of occupants facing eviction in Haldwani. तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टे ऑर्डर था हाई कोर्ट के इस डायरेक्टिव्स पर क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पररी रिप्राइव. रिप्राइव मींस पुटिंग द पर्सन इनटू बैक इनटू दैट सिचुएशन in which he was had this eviction not taken place. The court's decision reflects the recognition that the situation requires more nuanced approach, balancing the rights of the occupants with the needs of the railways and ensuring a fair and just resolution that respects the rule of law. यही तो पूरा सार था स्टूडेंट्स जो कि हमने पैसेज के अंदर लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा. In your opinion, what is the most appropriate consideration for the Supreme Court in resolving this case? तो बताओ अब इसमें से हमारा कौन सा सबसे अच्छा अप्रोच होगा या कंसिडरेशन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट को ये केस सॉल्व करना है. तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट की भावना देख रहे हो आप, इन्होंने क्या बोला है? रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल एंड यू हैव टू इंश्योर एट द सेम टाइम दैट ऑक्यूपेंट्स को इतना प्रॉब्लम ना हो. उनका लेजिटिमेट राइट्स भी देखो ना आप उनका राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंट्स भी देखो. द राइट टू, अच्छा ठीक है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए? द राइट टू अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स इंक्लूडिंग राइट टू शेल्टर एंड राइट टू प्रॉपर्टी. क्या सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर करेगा? द नीड ऑफ द रेलवेज इंक्लूडिंग द नीड टू डेवलप द लैंड फॉर द रेलवे पर्पस. क्या रेलवे का ही दोनों बार सोचने वाले हैं हम? The feasibility of providing alternate housing to the unauthorized occupants. हाँ, feasibility भी देखेंगे क्या सरकार के पास वापस वाकई ऐसा पैसा है या नहीं है. क्या हमें उन्हें इतना पैसा उनको बोल सकते हैं कि ऑक्यूपेंट्स को आप कुछ और ऑल्टरनेटिव दो हाउसिंग के लिए. The need to ensure a fair and just resolution that respects the rule of law. तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो इंश्योर करे कि ऐसा रेजोल्यूशन निकाले जो कि फ्री हो, फेयर हो, एट द सेम टाइम इंश्योर द रूल ऑफ द लॉ. लास्ट लाइन पैसेज में से पता चलता है. चलो क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज Supreme Court of India stayed the Uttaranchal High Court's directives to evict 50,000 unauthorized occupants from the railway land in Haldwani, Uttarakhand. The following is not a reason cited by the Supreme Court in decision. That means students direct passage भेज दे. पैसेज में से ही हमें क्या करना है? आंसर को निकालना है और यहाँ पे ये बताना है that कौन सा रीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है. फर्स्ट तो मतलब एक ही वो पॉइंट होगा जो नहीं दिया. दैट मीन्स 3 वो पॉइंट्स होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसेज में दिए हैं. The impracticality of uprooting 50,000 people overnight within a mere 7 days, ये बिल्कुल दे रखा था पैसेज में कि 7 दिन में आपने ये जो निकाला है लोगों को वहां से एविक्ट किया, that is completely impracticable. The need to consider the state government's instance regarding the land's ownership, whether it should be vested in railways or the state government. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्टूडेंट्स that we need to see कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है while deciding the fact कि ये जो लैंड की ओनरशिप है वो किसको देनी चाहिए या किसमें होनी चाहिए. इज इट द रेलवेज और इज इट द स्टेट गवर्नमेंट, किसमें होनी चाहिए? ये भी एक फैक्टर है, डिसाइड करेंगे हम. The need to segregate those with legitimate rights in land from those without. segregate करना है कि भाई कौन से वो लोग हैं जिनका एक्चुअल राइट है, कौन से वो जिनका एक्चुअल राइट नहीं है. while considering the potential rehabilitation scheme, ये भी पॉइंट उन्होंने बोला था. need to protect the rights of the occupants and ensure a fair and just resolution that respects the rule of law. देखो ये भी तो बोला है द नीड टू प्रोटेक्ट. जस्ट अ मिनट, लास्ट पैसेज पे आते स्टूडेंट्स वापस. कोर्स रिफ्लेक्ट रेजोल्यूशन requires more nuanced approach, need for the railways ensuring the just and fair resolution that respects the. देखो दो चीजें बोली है, बैलेंस राइट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स and needs of the railways. किसके बारे में बोला? needs of the railways. Let's come back to the 4th point students. needs to protect the rights of the occupants and ensure. तो फिर रेलवे कहाँ गया? दो चीजें साइमल्टेनियसली देखनी है हमको. ये देखो लास्ट पैराग्राफ, दो चीजें साइमल्टेनियसली देखनी है. एक बैलेंस होना चाहिए राइट ऑफ ऑक्यूपेंट्स विद द नीड्स ऑफ द रेलवेज एंड नॉट मियरली फोकसिंग ऑन द राइट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ओनली. सिर्फ राइट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स देखेंगे तो फिर स्टूडेंट्स रेलवेज को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? रेलवे का राइट का क्या हो जाएगा, राइट? Moving on to last question, it says, suppose you are a lawyer
representing the occupants in हल्दीवानी eviction case। मान लो आप लॉयर हो, हल्दीवानी केस में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो ऑक्यूपेंट्स को, मतलब वहां के जो ऑक्यूपेंट्स थे आप उनके वकील हैं, दे आर योर क्लाइंट्स। What is the most important argument you would make to the Supreme Court? इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपके अकॉर्डिंग, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में दोगे इन सपोर्ट ऑफ योर क्लाइंट जिसको कि एविक्ट किया गया है? The occupants have been living on the same land for generations and establish a strong community there। अच्छा, क्या आप ये पॉइंट बोलोगे कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, इसलिए वहां पे कम्युनिटी डेवलप कर दी है, इसलिए आप उनको इविक्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल इविक्शन है? The occupants have legitimate right to the land either through the leasehold or auction। either क्या होता है, you have to be a very straightforward person, very clear cut कि क्या आप उनको लेसी बोल रहे हो या फिर ऑक्शन के थ्रू उन्होंने लैंड लिया। चलो ठीक है भी, बट डज दिस मीन्स कि आप रेलवे का ये ना देखो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? The eviction of the occupant would cause them severe hardship and would be violation of their human rights। So that is the ground जिस पे आप अपने क्लाइंट जो कि कौन है, ऑक्यूपेंट्स है, उनका क्या कर सकते हो, फेवर कर सकते हो और उनका पॉइंट सामने रख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट should order the state government and the railways to provide the occupants with the alternative housing and rehabilitation before evicting them। देखो, this is the one of the remedy that you can ask to the Supreme Court, but what would be the base of asking this? कि भाई हार्डशिप हो रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, इसलिए उनको ऑल्टरनेटिव हाउसिंग प्रोवाइड कर दो। सिर्फ हाउसिंग मांग लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं होगा। व्हाट डू यू हैव टू गिव? यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग बेस कि हमारे डीपीएसपीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब का साइटेशन करते हुए हमें हमारे ऑक्यूपेंट्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सो द राइट आंसर वुड बी सी ओवर हियर। एज अ लॉयर ऑफ द ऑक्यूपेंट्स यू कैन गिव दिस साइटेशन। सो यस स्टूडेंट्स, हमारे पास जनवरी 2023 में ये कुछ 4-5 मुद्दे आए हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एंड ये सारे ही जो न्यूज थी ये आपकी जिम्मेदारी बनते सारे न्यूज एक बार सेशन ओवर होने के बाद, क्लास ओवर होने के बाद एक बार ऑब्जर्व जरूर करना, क्योंकि उम्मीद है कि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सी स्टूडेंट, जब भी आप पूछते हो कि मैम लीगल रीजनिंग या करंट जो अफेयर्स की मैगजीन्स है वो हम कैसे पढ़े, ऐसे ही पढ़ना है। दीज आर द न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक्ट है, कुछ पर्टिकुलर सोशल इशू है, वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही हाइलाइटिंग चीज बोली है जो कि एक रूलिंग सेटअप करता है आपके आने वाले लॉस के लिए भी या लेजिस्लेशन के लिए भी। So yes, that was all from my side in today's session. I hope you have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.